नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार पर लेटेस्ट गपशप। दरअसल अब 28 अगस्त तक कांग्रेसियों की नजर है, क्योंकि आमतौर पर शनिवार को होते रहे हैं शपथ ग्रहण के कार्यक्रम। पुरानी परंपरा रह चुकी इसी तरह की। हालांकि पंडितों ने निकाला दूसरा मुहूर्त भी, और ये मुहूर्त 29 अगस्त का निकाला गया है। 29 अगस्त को दोपहर 1 से 3 बजे का मुहूर्त निकाला गया है। इस दौरान आपको यह भी पता है कि वैसे अगले महीने विधानसभा सत्र का आगाज होना है, और विधानसभा सत्र से पहले नए मंत्रियों को भी तैयारी के लिए कम से कम 1 सप्ताह का वक्त तो चाहिए। लिहाजा अगस्त का ये महीना माना जा रहा बेहद अहम, और अगर इस महीने मंत्रिमंडल विस्तार या बदलाव नहीं होता तो फिर विधानसभा सत्र के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार होना लगभग मुश्किल नजर आता है। और इसीलिए अब सबकी नजरें 2 तारीखों पर टिकी है, एक 28 अगस्त और दूसरी है 29 अगस्त। आमतौर पर शनिवार को होते रहे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम, और इसलिए 28 तारीख पर कांग्रेस के कई नेताओं की नजरें टिकी हुई है। पुरानी परंपरा भी इसी तरह की रही है, जबकि कुछ पंडित ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरा मुहूर्त निकाला है, और यह मुहूर्त निकाला है 29 अगस्त का। 29 अगस्त को दोपहर 1 से 3 बजे का मुहूर्त निकाला गया है। वैसे भी अगले महीने होना है विधानसभा सत्र का आगाज, और विधानसभा सत्र से पहले नए मंत्रियों को भी तैयारी के लिए समय चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते का समय चाहिए। लिहाजा अगस्त का ये महीना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे इससे पहले भी कई तारीखें सामने आ चुकी हैं, लेकिन ना तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ आगे बढ़ पाए, ना ही मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर। हालांकि अजय माकन वक्त वक्त पर यह कहते जरूर सुनाई दिए कि काम चल रहा है, सब एक साथ हैं, और जल्द ही उस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ा जाएगा जिसमें सभी को संतुष्ट किया जाए। अब 28 और 29 को मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अब बात करते हैं खेल मंत्री अशोक चांदना की, क्योंकि उन्होंने आज अर्जुन की तरह तीर चलाए हैं। आज एसएमएस स्टेडियम पर पहुंचे थे अशोक चांदना, तभी तीरंदाज दिख गए अभ्यास करते हुए। तो चांदना क्योंकि खुद एक स्पोर्ट्समैन है, खुद एक खिलाड़ी है, वो खुद को रोक नहीं पाए, और आखिर तीर कमान हाथ में लिया और निशाना साध दिया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी रजत चौहान ने तीरंदाजी की टेक्निक, बारीकियां अशोक चांदना को बताई। वहीं तीरंदाज स्वाति दूधवाल भी इस मौके पर मौजूद रही। वैसे आपको बता दें कि अशोक चांदना क्रिकेट और पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन आज तीरंदाजी से भी वो अपना कमाल दिखाते हुए नजर आए। हालांकि खेल मंत्री के तौर पर वो लगातार खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते रहते हैं, खेल किस तरीके से राजस्थान में बेहतर हो इसकी कोशिश करते रहते हैं। पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी वो हैं, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी वो हैं, लेकिन आज जब वो एसएमएस स्टेडियम पहुंचे तो तीरंदाजी की प्रैक्टिस चल रही थी और वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी हाथ में तीर कमान लिया और निशाना साध दिया गया। रजत चौहान ने उनको बारीकियां समझाई, जबकि स्वाति दूधवाल भी उस दौरान मौजूद रही और उन्होंने तीरंदाजी में भी अपना कमाल दिखाने की कोशिश की। और अब बात करते हैं पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त की। राजभवन में आज रखा गया 2 मिनट का मौन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वर्गीय कल्याण सिंह के साथ के दिनों को याद किया। उनके साथ बिताए गए समय को याद करते हुए उन्हें भावांजलि दी गई। इस दौरान राज्यपाल के सचिव सुखबीर कुमार भी मौजूद रहे। वहीं प्रमुख विशेष अधिकारी गोविंद राम जायसवाल सहित राजभवन के कार्मिकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कलराज मिश्र से पहले कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे। नहीं सुधरे गो फर्स्ट के हाल। दरअसल अभी भी हर दिन 2 से 3 फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, यानी कि जिनकी बुकिंग यात्री कर लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी यात्रा गो फर्स्ट के जरिए कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। 2 से 3 फ्लाइट्स रद्द हो जाती हैं। मुंबई के लिए 2 फ्लाइट्स में बुकिंग, लेकिन चलती सिर्फ एक ही फ्लाइट है। कोलकाता के लिए भी 2 में से एक ही फ्लाइट संचालित होती है। अक्सर रद्द ही रहती है गो फर्स्ट की हैदराबाद की फ्लाइट। वहीं बेंगलुरु के लिए अभी भी 2 में से अक्सर एक फ्लाइट
रद्द ही रहती है, एक का ही संचालन होता है। इन फ्लाइट्स में बुकिंग करने वाले यात्री परेशान होते हैं, यानी कि गो फर्स्ट की अगर ओवरऑल देखा जाए तो 50% के आसपास ही फ्लाइंग होती है, यानी कि जहां 2 फ्लाइट चलनी है एक ही चल पाती है, फिर बात चाहे मुंबई की हो, मुंबई के लिए 2 गो फर्स्ट की फ्लाइट है लेकिन चलती सिर्फ एक है। कोलकाता का हाल भी कुछ ऐसा ही है, गो फर्स्ट की यहाँ भी 2 फ्लाइट्स हैं, दोनों के लिए यात्री बुकिंग करते हैं, चलती एक ही है, दूसरी रद्द हो जाती है, उसके यात्रियों को परेशान होना पड़ता है, दोबारा से बुकिंग करनी पड़ती है किसी और फ्लाइट के लिए अगर उनको यात्रा करनी है तो। बेंगलुरु की बात कर लीजिए, बेंगलुरु के लिए 2 फ्लाइट चलती हैं, एक का ही संचालन होता है, दूसरी रद्द रहती है, और इस तरीके से जो रद्द होती है फ्लाइट्स उनमें बुकिंग करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि अगर बात करें स्पाइसजेट की तो अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल में स्पाइसजेट आगे नजर आती है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को उसने पीछे छोड़ दिया है। सुबह जयपुर एयरपोर्ट से स्पाइसजेट के हो रही 5 डिपार्चर, उदयपुर, अमृतसर, ग्वालियर, अहमदाबाद और सूरत की फ्लाइट, वहीं इंडिगो की सुबह 8 बजे तक महज 3 फ्लाइट का ही डिपार्चर होता है। हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता के लिए इंडिगो की फ्लाइट, हालांकि ओवरऑल फ्लाइट संचालन में स्पाइसजेट से इंडिगो आगे है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में स्पाइसजेट ने इंडिगो को पीछे छोड़ दिया है। स्पाइसजेट की 8 और इंडिगो की हर दिन 17 फ्लाइट संचालित होती है, लेकिन अगर बात अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर की जाए तो उसमें स्पाइसजेट इंडिगो से आगे नजर आती है, क्योंकि सुबह जयपुर एयरपोर्ट से स्पाइसजेट के 5 डिपार्चर हो रही हैं। जबकि अगर बात की जाए दूसरी एयरलाइंस की इंडिगो की तो उसकी सुबह 8 बजे तक सिर्फ 3 फ्लाइट का ही डिपार्चर होता है। अगर स्पाइसजेट की बात करें तो उदयपुर, अमृतसर, ग्वालियर, अहमदाबाद और सूरत के लिए डिपार्चर होता है, जबकि इंडिगो के जो 3 डिपार्चर होते हैं हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता के लिए होते हैं। ओवरऑल की बात की जाए तो संचालन में स्पाइसजेट से इंडिगो काफी आगे है, लगभग 2 गुने से ज्यादा फ्लाइट स्पाइसजेट के मुकाबले इंडिगो की चलती हैं, क्योंकि स्पाइसजेट की 8 और इंडिगो की हर दिन 17 फ्लाइट का संचालन। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में नहीं होगी शराबबंदी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा में पूछा था सवाल पर मदन दिलावर को सरकार का जवाब और कहा कि शराब पाबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। राज्य में मद्य संयम नीति लागू है, इसके तहत अवैध मदिरा गतिविधियों पर कार्रवाई की जाती है, उन पर पूर्णतः रोक है। गुणवत्ता युक्त शराब उपलब्ध कराने के साथ राजस्व अर्जित करना बड़ा लक्ष्य है। इस साल शराब से 13,000 करोड़ की आय का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि राजस्थान में एक लंबा दौर देखा गया जब शराबबंदी के लिए आंदोलन भी हुए। गुरुशरण छापड़ा इस आंदोलन के साथ अनशन करते हुए दुनिया से चले गए, लेकिन राजस्थान में शराबबंदी नहीं हुई। कई सरकारें आई, कहा गया कि चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी राजस्थान में होगी, गुजरात मॉडल को अपनाया जाएगा, बिहार मॉडल को अपनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा में सवाल पूछा और ये पूछा कि राजस्थान में शराबबंदी के लिए सरकार कितनी आगे बढ़ी है। सवाल पर मदन दिलावर को सरकार का जवाब आया और कहा कि शराबबंदी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है, यानी कि कोई ऐसा प्रस्ताव अभी तक नहीं है जिस पर चलते हुए आगे शराबबंदी कर दी जाए, और न ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ये जरूर कहा गया कि राज्य में मद्य संयम नीति लागू है और इसके तहत अवैध मदिरा गतिविधियों पर कार्रवाई की जाती है। गुणवत्ता युक्त शराब उपलब्ध करवाने के साथ राजस्व अर्जित करना लक्ष्य है, और इस साल का जो लक्ष्य है वो 13,000 करोड़ है, यानी कि शराब को बेचकर 13,000 करोड़ की आय की जाएगी। यह लक्ष्य सरकार की तरफ से, आबकारी विभाग की तरफ से रखा गया है। चुनावी दंगल को लेकर आमने सामने चिकित्सक नेता। बात आईएमए की स्टेट डिस्ट्रिक्ट बॉडी के चुनाव से जुड़ी है। हाल ही में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। इसमें 2 प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, 2 वाइस प्रेसिडेंट के अलावा अन्य कार्यकारिणी का निर्विरोध किया गया निर्वाचन। 2 चिकित्सकों को एक पद पर लगाने को लेकर आपत्ति है। आईएमए की स्टेट बॉडी ने जांच के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया है। जयपुर ब्रांच की चुनाव प्रक्रिया, शिकायतों की जांच करेगा ये ट्रिब्यूनल। साथ ही आईएमए में चुनाव परिणाम तत्काल प्रभाव से निलंबित किए हैं।
आईएमए स्टेट ब्रांच के इस आदेश पर डॉक्टर संजीव गुप्ता ने मोर्चा खोल दिया है। जेएमए कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर गुप्ता ने आईएमए स्टेट बॉडी और उनके कामकाज को बताया पूरे तरीके से असंवैधानिक। गुप्ता ने कहा कि उनका जेएमए चुनाव में हस्तक्षेप करना नियमों के अनुसार नहीं है, पूरे तरीके से गैर नियमानुसार है। राजस्थान के लिए राहत की खबर और उसके साथ साथ सतर्क और ज्यादा होने की जरूरत, क्योंकि कोविड फ्री होने की राह पर है राजस्थान। कोरोना की थमती रफ्तार के बीच राहत की खबर है। प्रदेश भर में एक्टिव केसों की संख्या अब 150 के आसपास पहुंच गई है, यानी कि लगभग 1%। क्योंकि एक दौर था राजस्थान में जब 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हुआ करते थे, अब सिर्फ 150 के आसपास है। इससे भी ज्यादा सुकून भरी खबर यह कि 14 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का केस मौजूद नहीं है। बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद और सिरोही में एक्टिव केस 0 हो चले हैं। दूसरे नजरिए से ऐसे समझा जा सकता है कि जितने भी टेस्टिंग हो रही है उनमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आ रहा है। इसके अलावा 15 जिलों में एक्टिव केस 10 से नीचे हैं। हालांकि जयपुर में सर्वाधिक 45 एक्टिव केस मौजूद हैं। इसके अलावा अलवर में 26, सवाई माधोपुर में 11, उदयपुर में 24 केस हैं। इसका मतलब यह कि अगर 4 इन जिलों को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी के जो 11 जिले हैं वहां सिर्फ 50 के आसपास एक्टिव केस। लेकिन जिस तरह से कोरोना के नए मामलों में कमी आई है उससे कोविड फ्री राजस्थान की उम्मीद जगी है, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही इस आंकड़े को एक बार फिर से बढ़ा सकती है। हमें राजस्थान को कोरोना फ्री करना है, कोरोना के केसेस 0 करने, और उसके लिए जरूरी है कि हम वक्त पर वैक्सीनेशन लगाएं, मास्क का हर हाल में इस्तेमाल करें और जितना मुमकिन हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि बाजार हो या फिर वर्किंग स्टेशन हो वहां डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके उतना करना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरसात की फुहार ने कम की ऊर्जा विभाग की टेंशन। बात प्रदेश भर में गहराए बिजली संकट से जुड़ी है। 2 दिन से कुछ जिलों में बरसात का पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा है। बिजली मांग में एकाएक आई 500 से 600 लाख यूनिट की कमी। 19 अगस्त को राजस्थान डिस्कॉम ने की थी 3099 लाख यूनिट की आपूर्ति। बिजली कंपनियों के इतिहास में एक दिन की यह सर्वाधिक बिजली आपूर्ति थी। लेकिन इसके बाद कुछ जिलों में बरसात से मांग में गिरावट आई। 20 अगस्त को 2984 लाख यूनिट, जबकि 21 अगस्त को इसमें और गिरावट महसूस की गई। 2799 लाख यूनिट की ही मांग सामने आई। 22 अगस्त को इसमें और गिरावट आई। 2441 लाख यूनिट बिजली प्रदेश भर में आपूर्ति के लिए इस्तेमाल की गई। हालांकि डिमांड में आई गिरावट के लिए त्योहार सीजन भी वजह रहा। ऐसे में पावर ट्रेडिंग से जुड़े अधिकारी बनाए हुए हैं लोड पर नजर, कहीं ऐसा ना हो कि त्योहारी सीजन के जाते ही एक बार फिर से डिमांड बढ़ने लगे। लेकिन जिस तरीके से गिरावट आई है इसने थोड़ी सी राहत पहुंचाई। इसके पीछे का कारण शायद कुछ जिलों में बारिश को भी माना जा सकता है, क्योंकि बारिश होने से तापमान में गिरावट महसूस हुई और तापमान में गिरावट होने से बिजली की आपूर्ति, चाहे वो एसी के रूप में हो, कूलर के रूप में हो, पंखों के रूप में हो, उसमें थोड़ी सी गिरावट महसूस की गई। 2 दिनों से कुछ जिलों में बरसात का पॉजिटिव इंपैक्ट भी नजर आया और यही वजह है कि बिजली मांग में एकाएक 500 से 600 लाख यूनिट की कमी आई। इसको आंकड़ेवार भी आप समझ सकते हैं। 19 अगस्त को 3099, जबकि अगर बात की जाए 20 अगस्त की तो 2984 लाख यूनिट, 21 अगस्त को 2799 लाख यूनिट, 22 अगस्त को 2441 लाख यूनिट की आपूर्ति राजस्थान में की गई। हालांकि लोड को लेकर पावर ट्रेडिंग से जुड़े अधिकारी लगातार नजर बनाए हो, कहीं ऐसा ना हो कि त्योहारी सीजन के बाद जैसे ही बरसात का इंपैक्ट कम हो, बिजली की आपूर्ति एक बार फिर से ज्यादा करनी पड़े, डिमांड एक बार फिर से बढ़ती नजर आए। आखिर किस तरह से बनाई जाए किसानों की बिजली कंपनी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किसानों के लिए नई बिजली कंपनी बनाने की कवायद तेज हो गई है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की 28 अगस्त को उच्च स्तरीय बैठक है।
प्रमुख ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। वित्त विभाग के सचिव, RUVNL के प्रबंध निदेशक, तीनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक भी बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में की थी नई बिजली कंपनी की घोषणा। किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए ये कंपनी बनाई जाएगी और अगर ये कंपनी बनती है और सिर्फ किसानों को इससे बिजली सप्लाई होती है तो शायद जो दशकों पुरानी मांग है कि 3 फेज की बिजली मिले, दिन में कम से कम 8 घंटे मिले, ताकि बिजली के जरिए जो पानी की सप्लाई खेतों में होती है उसमें दिक्कत ना हो। अगर ये कंपनी बनती है और किसानों के लिए वो सही तरीके से मांग के मुताबिक सप्लाई करती है तो शायद किसानों की एक लंबी मांग पूरी हो पाएगी और इसके लिए मंथन चल रहा है। बैठकों का दौर शुरू होगा, कब तक ये एग्जीक्यूट होगी बता पाना मुश्किल है। आज ज्वेलर्स की देशव्यापी हड़ताल, दरअसल राज्य में भी हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। जयपुर में बंद रहे ज्वेलर्स के सभी शोरूम, गद्दियां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जौहरी बाजार में धरना प्रदर्शन हुआ। HUID के विरोध में ज्वेलर्स हड़ताल कर रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने HUID को अनिवार्य किया है। ज्वेलर्स कर रहे हैं बिना तैयारी HUID की अनिवार्यता का विरोध। दरअसल हॉलमार्किंग के बाद सेंटर की जिम्मेदारी तय हो, जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई के नियम का भी विरोध किया गया। राजस्थान में रहा हड़ताल का व्यापक असर। अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो करीब 50,000 व्यापारी, 2 लाख कर्मचारी और 5 लाख कारीगरों का कामकाज प्रभावित होता हुआ आज दिखाई दिया। और अब बात करते हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के इंटरव्यू की। जन आशीर्वाद यात्रा में भाग नहीं लेने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो टास्क दिया वो पूरा कर रहा था। संभागवार जिलों के दौरे कर रहा हूं। मुझे जो फीडबैक चाहिए वो नेताओं से नहीं, आम जन से मिलता है। फीडबैक से पार्टी की मजबूती को लेकर हर पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जनता क्या चाहती है, इसी बात को जानने के लिए हम फील्ड में हैं। जिलों के संगठन से जुड़े विवाद सुलझाए ऑन द स्पॉट। तो इस तरीके से जब अरुण सिंह से पूछा गया कि 3 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा राजस्थान में निकली, आप बतौर बीजेपी प्रदेश प्रभारी उसका हिस्सा क्यों नहीं बने, तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें जो टास्क दिया गया है, उनके लिए उसे पूरा करना जरूरी है और ये टास्क था संभागवार जिलों का दौरा करना। उन्होंने कहा कि मुझे जो फीडबैक चाहिए वो नेताओं से नहीं मिलता है, वो दरअसल आमजन से मिलता है, आमजन के बीच में जाने से मिलता है। फीडबैक से पार्टी की मजबूती को लेकर हर पॉइंट पर चर्चा की जाती है। जनता क्या चाहती है, इसी बात को जानने के लिए हम फील्ड में रहते हैं। जिलों के संगठन से जुड़े विवाद ऑन द स्पॉट सुलझाए गए ताकि कोई गतिरोध जिला स्तर पर नजर न आए और उसके जरिए बीजेपी को समस्या न हो। और बात करते राजस्थान की पूर्व राज्यपाल पंचतत्व में विलीन हुए कल्याण सिंह। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। बेटे राजवीर सिंह ने उनको मुखाग्नि दी। बुलंदशहर के नरोरा स्थित बंशी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस रास्ते से यात्रा निकली, लोगों की आंखें नम हो गई। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी ने आहुति दी। अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान ने भी अंतिम दर्शन किए। घाट पर श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम विदाई के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि राम भक्ति में तज दिया, अपने सिर का ताज, राम शरण की ओर चले, परम राम भक्त आज। और अब बात करते हैं बिहार के नेताओं की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। 11 दलों के नेताओं के साथ जाति आधारित जनगणना पर की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई मोदी से मुलाकात। पीएम के सामने सभी नेताओं ने अपनी बात रखी। सभी दलों ने जातिगत जनगणना की मांग रखी। पीएम मोदी ने ध्यानपूर्वक सभी की बातों को सुना। मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी यादव, कहा कि जब जानवरों की गिनती तो इंसानों की क्यों नहीं, धर्म के आधार पर गिनती तो जाति के आधार पर क्यों नहीं। जातिगत जनगणना से सही स्थिति सामने आएगी। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का इंतजार रहेगा। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए नीतीश कुमार,
उन्होंने कहा कि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों का जातिगत जनगणना को लेकर एक मत है, कोई विरोध नहीं है। उन्होंने हमारी बात पूरी सुनी है, उन्हें हर पहलू से अवगत कराया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद बीजेपी का अगला स्टेप, अगला कदम क्या होगा? संगठन स्तर पर खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही नए चुनाव प्रभारियों की भी नियुक्ति की कवायद तेज कर दी गई है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठन और पदाधिकारियों की नियुक्ति शामिल है। जेपी नड्डा को कार्यभार संभाले 1.5 साल बीत चुका है। ऐसे में सितंबर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। नियुक्तियों को लेकर संघ और बीजेपी में चर्चा लगातार जारी है। संघ की चित्रकूट बैठक में भी संगठन विस्तार को लेकर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन और राज्यपाल नियुक्तियों के बाद कई पद रिक्त हो चुके हैं।